अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है हमने अपनी इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो अब हम अपने मिडल इंग्लिश पीरियड को देख रहे हैं। इससे पहले मेरी वीडियो जो कि अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड यानी कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे है, अगर किसी ने वो नहीं देखी या अगर किसी ने एंग्लो सेक्शन की नहीं देखी तो वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए और आपकी एक एज अ स्टोरी एक बन जाए बात। मिडल इंग्लिश पीरियड को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली मिडल इंग्लिश, फिर एज ऑफ चौसर और एज ऑफ रिवाइवल। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे एज ऑफ चौसर को। एज ऑफ चौसर ये मिडल इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब। और चौसर जॉफरी चौसर की वजह से इसको हम लोग उसके बाद इसका नाम एज ऑफ चौसर पड़ा। इसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की मतलब जो है ना फाउंडेशन ये भी कहते हैं कि यहाँ से बुनियाद पड़ी ना इसकी, एज ऑफ चौसर से। और चौसर ने इस एज को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया, यानी कि इस पे अपना बहुत गहरा असर छोड़ा इस एज पे जॉफरी चौसर ने। अब अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इसका 1340 से 1480 था। और ये मिडल इंग्लिश पीरियड के सेंटर में ये टाइम आता है। और इसको ना लिटरेरी रिवाइवल भी कहा जाता है, यानी कि नॉर्मन इन्फ्लुएंस के बाद जो लिटरेरी रिवाइवल आया था ना वो ये था एज ऑफ चौसर। इस पीरियड को एज ऑफ चौसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड का सबसे जो फेमस राइटर है ना वो चौसर ही था, जॉफरी चौसर। उसने बहुत अच्छा काम किया था और उसके नाम की वजह से इसको एज ऑफ चौसर कहा जाता है। चौसर ने क्या किया, उसने इंग्लिश पोइट्री को प्रॉपर शेप दी, फिर पहली दफ़ा इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रेंच और लैटिन के बराबर खड़ा किया। इस वजह से इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। दूसरे राइटर्स की निस्बत ये बहुत ज़्यादा इसने काम किया है और इसके वर्क्स जो हैं सोसाइटी कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। इसमें जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो इंग्लैंड में इसको डिक्लाइन आया था। इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। इस टाइम में ब्लैक डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी जिसने ना सोशल स्ट्रक्चर को बहुत इफ़ेक्ट किया। ब्लैक डेथ ऐसे हुई कि यूरोप में कोई डिजीज़ फैल गई जिसकी वजह से बहुत से लोग मर गए। इससे सोशल जो है ना वो स्ट्रक्चर बहुत अफेक्ट हुए थे, क्योंकि इसमें फिर लोअर क्लास की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। फ्यूडल सिस्टम थोड़ा वीक हो गया क्योंकि लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी टाइम पे एज ऑफ चौसर के दौरान वहाँ पे वॉर्स स्टार्ट हो गई थी फ्रेंच और इंग्लैंड में, जिनको 100 वॉर्स का नाम दिया गया था। 100 वॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 116 साल 116 ईयर्स ये वॉर्स चलती रहीं, लेकिन यह कि कभी अंदर रुक भी जाती थी लेकिन चलती रहीं इन वॉर्स। इसके बाद इस टाइम पे मिडिल क्लास जो है वो थोड़ी राइज हो गई थी। सोशल कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फ्यूडल सिस्टम वीक हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है स्टूडेंट्स के, फ्यूडल सिस्टम क्या है। फ्यूडल सिस्टम मैं आपको इसलिए एक तरतीब से बताती हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर रहे और आप लोग नोट्स बना लें और आपको इंशाल्लाह वो नोट्स बहुत काम आएंगे। पेपर्स में भी एग्ज़ाम्स में भी आपको मुश्किल नहीं होगी। चलें, फ्यूडल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि जो है ना एक लैंड होती है जो कि किंग की होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो उस लैंड को उसको देता है लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स क्या करते हैं, उन लैंड को आगे नाइट्स को देते हैं, ठीक है। नाइट्स फिर आगे जो पिजेंट्स होते हैं ना उन वो उस लैंड पर काम करते हैं और पिजेंट्स के पास फ्रीडम नहीं होती। अगर इसको हम आसान वर्डिंग में डले समझें तो ये लैंड सिस्टम होता है जिसमें गरीब लोग ज़मीनों पे काम करते हैं, उनको थोड़ी सी तनख्वाहें दी जाती हैं और ये काम चल रहा होता है। अब फ्यूडल सिस्टम इस दौर में इसलिए वीक हुआ क्योंकि ब्लैक डेथ बहुत हुई, वॉर्स हो रही थी जिसमें पिजेंट्स बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो गई। अब पिजेंट्स बहुत कम थे तो नाइट्स और लॉर्ड्स की मजबूरी हो गई कि पिजेंट्स को हाई वेजेस दे के उनसे काम करवाना पड़ा, जिसकी वजह से मिडिल क्लास थोड़ी उसकी इम्पोर्टेंस हुई। इन लोगों को थोड़ा इनकी अहमियत समझी जाने लगी और लोगों को अवेयरनेस में मिली क्योंकि लोगों ने एजुकेशन में ट्रेडिंग में एंटर होना शुरू किया, ट्रेड में। जिससे क्या हुआ, उनको सोशल इनजस्टिस का पता चला कि लोगों को अवेयरनेस मिले कि हमारे साथ क्या फ़र्क किया जा रहा है। चर्च अथॉरिटी डिक्लाइन हुई, वही किंग और नाइट का सिस्टम थोड़ा कम हुआ और लोग अवेयर हुए और मिडिल क्लास थोड़ी अप हुई।
अब इस टाइम पे लैंग्वेज कैसी थी? जैसे कि हम अगर पीछे देखें तो हम लोग पढ़ते आए हैं जी, पहले इंग्लिश थी एंग्लो सैक्सन पीरियड में, फिर मिडल इंग्लिश आ गई जिसमें फ्रेंच ज़्यादा थी। अब इस टाइम पे क्या हुआ, मिडल इंग्लिश यूज़ हुई थी, लेकिन इंग्लिश जो है ना उसने रिप्लेस कर दिया फ्रेंच को कोर्ट्स में और एजुकेशन में। वोकेबलरी वो भी ज़्यादा हो गई फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स से इंग्लिश की, और इंग्लिश बिकेम नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज कौन सी होती है? नेशनल लैंग्वेज वो होती है जो हमारे कंट्री में बोली जाती है, यानी कि इंग्लिश ने फिर अपना रिवाइवल आया इंग्लिश लैंग्वेज का भी। अब इस दौर में जो लिटरेरी फीचर्स आए थे एज में वो क्या थे? रियलिज्म को इंट्रोड्यूस कराया गया लिटरेचर में। इसको अगर हम समझें तो स्टूडेंट्स इसमें ये चीज़ है कि पहले अगर हम सारा अपना लिटरेचर देखें, वो नाइट्स और किंग्स इनकी स्टोरीज होती थी। इस टाइम पे क्या हुआ, रियलिज्म, रियल स्टोरीज आम लोगों को जो हमारी सोसाइटी में होता है उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया गया। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है जॉफ्री चौसर की पोएम दी कैंटरबरी टेल, जिसमें उसने क्या किया, मतलब नाइट्स वगैरह को तो किया, इसके अलावा आम लोग जो आम करेक्टर्स थे उनके बारे में भी बात की ना, कि सोसाइटी में क्या क्या होता है, जिसमें वो जो है मर्चेंट का करेक्टर, नाइट का करेक्टर, मिलर का, वाइफ ऑफ बाथ, ये सब हम इंशाल्लाह जब कैंटरबरी टेल्स देखेंगे तो इनको डिटेल में देखेंगे। उसने ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी पे फोकस किया इस टाइम पे जो लिटरेरी फीचर्स थे। इसके अलावा ह्यूमर, सटायर और आयरनी ये सब भी यूज़ किया ना। फिर लिटरेचर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गर हो गया पहले की निस्बत इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि लिटरेचर अब सिर्फ सेक्युलर नहीं रहा, यानी कि सिर्फ रिलीजियस चीज़ों के बारे में नहीं रहा कि जी नाइट्स और उन ये जो है किंग्स और इनकी स्टोरीज। अब इसमें आम लोगों की भी बातें आने लग पड़ी जो हमारी सोसाइटी में होता है। इमेजिनेशन से बाहर आ गया हमारा लिटरेचर, और हर चीज़ को वो अपने अंदर उसके बारे में डिस्कस होने लगा। इस एज में पोइट्री को सबसे ज़्यादा वो मिली, मतलब फेमस हुई पोइट्री। इसीलिए तो जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। और नैरेटिव पोइट्री फ्लोरिश्ड हुई। नैरेटिव मतलब डिटेल में, जिस तरह ये स्टोरीज लिखता होता था पोइट्री फॉर्म में, कि जी सब ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई, सब एक सफ़र में लिखे। ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल द कैंटरबरी टेल्स हैं। अच्छा, राइम्स और मैटर्स ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होते थे, और करेक्टर्स जो थे वो रियल लाइफ से पोइट्री में आए ना, कि रियल लाइफ में जो करेक्टर्स थे उनके बारे में बात होती थी पोइट्री के अंदर। प्रोज़ और ड्रामा, अब हम इसको देख लेते हैं। प्रोज़ जो है ना वो इस टाइम पे लेस डेवलप थे, और मेनली रिलीजियस प्रोज़ और इनकी ट्रांसलेशंस ये चीज़ें होती थी ना। और जो ड्रामाज हैं वो किस फॉर्म में थे? रिलीजियस प्लेस, यानी कि प्लेस के तौर पे, जिस तरह हम चले जाएं इधर थिएटर्स वगैरह में, वहाँ प्लेस होते थे और वो ड्रामा थे। इसमें भी उस टाइम मतलब बड़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं। और उस टाइम पे क्या होता था, मिस्ट्री, मिरेकल और मोरालिटी प्लेस जो थे ये ज़्यादा पॉपुलर थे। अब अगर हम थीम देखें एज ऑफ चौसर का, यानी कि बाज़-औक़ात स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि उस टाइम पे किस तरह की राइटिंग्स होती थी या क्या था उस टाइम पे ना। तो लव एंड मैरिजेस पे भी था, रिलीजियस एंड करप्शन, सोशल क्लास और हिपोक्रेसी, ह्यूमन वीकनेस एंड विर्चुअस। यानी कि कोई भी एज है ना उसमें जो चीज़ें चल रही होती हैं ना वो उसके थीम्स होते हैं। अब हम देखते हैं चौसर के मेजर वर्क्स। इसके मेजर वर्क्स थे द कैंटरबरी टेल्स, ये इसका मास्टरपीस है जो आज तक पढ़ा जाता है। ट्रायलस एंड क्रिस्टोरिया, द बुक ऑफ डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम। और अदर राइटर्स जो थे इस टाइम पे, उसमें विलियम लैंगलैंड था जिसका फेमस वर्क पायर्स प्लोमैन था। जॉन ग्रोवर जो कन्फ्यूशियो एमिनटिस इसने लिखा था, और ये सब क्या मॉरल्स और रिलीजियस थीम पे इनका फोकस था। एज ऑफ चौसर कब ख़त्म हुई? जिधर चौसर की डेथ हुई 1400 में, वहाँ एज ऑफ चौसर ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई भी राइटर इसकी तरह अच्छा लिख ही नहीं सकता था। इसकी डेथ ने क्या किया, इसको एंड ऑफ एज ऑफ चौसर, हिज डेथ मार्क्स द एंड ऑफ एज ऑफ चौसर। इसकी एज ऑफ चौसर के दौरान इंपॉर्टेंस क्या मतलब आते हैं इसमें, इंग्लिश जो है वो लिटरेचर गेंड आइडेंटिटी, उसको एक शिनाख्त मिल गई इंग्लिश लिटरेचर को ना। और रिनाइंसेंस लिटरेचर की ये फाउंडेशन थी जो हम अपनी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। और शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियस टू ह्यूमन सेंटर्ड राइटिंग, यानी कि सिर्फ रिलीजियस राइटिंग्स और कोर्ट और चर्च वाली राइटिंग्स की बजाय हम ह्यूमन सेंटर्ड राइटिंग की तरफ शिफ्ट हुए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी चीज़ को शिफ्ट करना, कि सब एक ही चीज़ पे चल रहे हैं, जो जहाँ से शिफ्ट आए असल काम तो उसी चीज़ का होता है जिसने उस चीज़ का रुख मोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।